आप सभी को नमस्कार। आज अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में जो यूपीएससी बेस्ड समसामयिक विषयों पर जो हमारा उत्तर लेखन कार्यक्रम होता है उसमें आप सबका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न था, वर्तमान समय में लॉकडाउन के चलते ग्राम पंचायतों में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं ग्राम पंचायतों के समक्ष। ऐसे में मौजूदा समय में सरकार द्वारा ग्रामीण भारत की समस्या को दूर करने के लिए किन कदमों को उठाया जाना चाहिए, मतलब वर्तमान समय में ग्रामीण भारत किन समस्याओं से जूझ रहा है और उनके समाधान के लिए किस प्रकार के कदमों की आवश्यकता है जो कि सरकारों द्वारा उठाया जाना चाहिए। इसी पर आपको अपना आंसर, अपना उत्तर केंद्रित करना है। तो आप जानते हैं, प्रस्तावना में सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में सिर्फ ग्रामीण भारत ही नहीं, शहरी भारत भी कोविड-19 के चलते बुरी तरह से प्रभावित है। देश का प्रत्येक वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में ग्रामीण भारत की समस्याएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि वर्तमान समय में कृषि से संबंधित गतिविधियों का समय है। ऐसे में यदि उनको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में समस्या आती है, ठीक है, फसल के निपटान में समस्या आती है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण भारत की समस्या शेष भारत से कहीं ज्यादा है। तो प्रस्तावना में आपने इस प्रकार की चीजों को लिख दिया, इन तथ्यों को आपने लिख दिया। अब आपको चुनौतियों के बारे में बताना है कि किस प्रकार की चुनौतियां हैं जो हमारा भारत है, जो हमारा ग्रामीण भारत है, किस प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, उसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से हमें सीखना है। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है कि वर्तमान समय में ग्रामीण भारत ही नहीं, शहरी भारत भी, देश का हर भाग कोविड-19 के चलते गंभीर रूप से प्रभावित है, बेहद प्रभावित है। ऐसे में ग्रामीण भारत की समस्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये समय कृषि गतिविधियों का समय है और कृषि गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन ना होने के कारण, कृषि से संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन ढंग से ना होने के कारण ग्रामीण भारत की स्थिति कुछ ज्यादा ही बदहाल हो जाती है। आवश्यकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों की समस्याओं से संबंधित जरूरी कदम उठाएं जिससे ग्रामीण भारत की समस्याओं को कम किया जा सके। ठीक है, अब प्रस्तावना में आपने लिख दिया, कुछ और भी आपके समझ में आए तो चीजों को आप लिख सकते हैं, लेकिन इसी विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए। अब चुनौतियों की बात आती है तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ग्रामीण भारत की जो आबादी है, जो हमारी कृषक आबादी है, उसी से, उन्हीं परिवारों से बहुत सारे लोग बहुतायत संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में भारत के अन्य प्रदेशों में, शहरी क्षेत्रों में बेहतर जीवन के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं। ठीक है, जाते थे, अब आगे अभी कुछ दिन तक इसमें रुकावट आएगी। तो जाते थे, जाते हैं, तो उसमें से जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग, मतलब एक प्रकार से 60% आबादी, 60 से 70% अप्रवासी आबादी जो थी वो अपने अपने प्रदेशों को पलायन कर गए। ठीक है, क्योंकि समस्या उनको लगी कि बड़ी हो सकती है, ज्यादा दिनों तक ये लॉकडाउन खींच सकता है, तो इसलिए वो अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने गृह जनपदों में, अपने अपने गृह क्षेत्र में, अपने अपने ग्राम पंचायतों में, अपने अपने गांव में वापस चले गए। अब जब ये अपने अपने गांव में वापस चले गए तो निश्चित रूप से जहां पे वापस गए हैं वहां के लिए समस्या बढ़ेगी। कैसे समस्या बढ़ेगी? यदि कोई मुंबई से, मान लीजिए मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है वर्तमान समय में कोविड-19 से, यदि कोई मुंबई से अपने घर वापस गया है, किसी गांव में वापस गया है और उसकी कहीं पे समुचित जांच नहीं हुई है और वो जाके अपने परिवार से, अपने गांव वालों से मिलता है, तो निश्चित रूप में इस बात की आशंका प्रबल हो जाती है कि उस गांव विशेष में कोविड-19 का प्रसार हो सकता है, इसकी आशंकाएं हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारे हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कदम उठाए कि जो भी व्यक्ति गांव से घर जा रहा है, गांव से अपने गांव जा रहा है, तो उनके जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर जिला प्रशासन को सूचित कराएं। साथ साथ गांव के ही प्राथमिक जो स्कूल होते हैं वहां पर उनको क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि ग्रामीण भारत की स्थिति क्या है, जो वहां पे ग्राम पंचायतें होती हैं, जो ग्राम प्रधान हमारे होते हैं, पंचायत प्रमुख जो होते हैं, सब वोट बैंक, क्योंकि अब जानते हैं पंचायत चुनाव होने वाला है, ठीक है, बहुत सारे राज्यों में, तो वोट बैंक की लालच में, क्योंकि व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन, ग्रामीण प्रदेश के किसी मजदूर व्यक्ति को यदि क्वारंटाइन करते हैं तो उसको ये लगता है कि हमें जो है बंद करने जा रहे हैं, जेल में बंद करना, इस तरह की उसके दिमाग में भ्रांतियां चलती हैं। तो इससे क्या होता है कि निगेटिव एक छवि, यदि कोई व्यक्ति, कोई ग्राम पंचायत का प्रमुख है, वो किसी व्यक्ति को बताता है, जिला को सूचना दे देता है कि हमारे यहाँ ये व्यक्ति आया है,
तो एक तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है, जो हमारा ग्राम प्रधान है, वो स्वयं जाकर ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलते, क्योंकि वोट बैंक की जो राजनीति है वहां भी प्रबल है। यदि व्यक्ति के मन में ये है कि हमारी इन्होंने सूचना दिया, तो हो सकता है अगली बार वो उनको लाइक ना करे। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो हमारे ग्राम प्रधान है, ये रियलिटी है, वास्तविकता है, बहुत सारे ग्राम प्रधान ऐसे हैं जो इस पर अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, लोगों की जानकारियों को जिला स्तर तक साझा नहीं कर रहे हैं। और जब साझा नहीं कर रहे हैं और कोई व्यक्ति बाहर से आया है, उसकी जानकारी साझा नहीं की गई, मतलब उसको क्वारंटाइन नहीं किया गया, गांव के लोगों से, आसपास परिवार के लोगों से वो मिलजुल कर रह रहा है, ऐसे में यदि वह व्यक्ति संक्रमित होता है, मान लीजिए वह व्यक्ति संक्रमित है, तो अपने गांव के लिए भी वो समस्या बढ़ा रहा है, ग्रामीण वासियों के लिए समस्या बढ़ा रहा है, प्लस अपने परिवारजनों के लिए भी वो समस्या खड़ा कर रहा है। तो चुनौतियां क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं इमिग्रेंट से। जो भी इमिग्रेंट्स हैं, वर्तमान समय में लगभग 70% लोग अपने अपने गृह जनपद, अपने अपने गांवों में वापस लौट गए हैं। जब वापस लौट गए हैं तो सबसे प्रमुख जो चुनौती है वो क्या है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, कि वो जो है उनका स्वास्थ्य कैसा है, जिला प्रशासन उससे संबंधित जानकारी उसको करनी चाहिए। लेकिन जिन समस्याओं की मैंने अभी आपको जिक्र किया, इन्हीं की वजह से इनकी जानकारियों को साझा नहीं किया जाता है। और जब जानकारियों को साझा नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति पूरे गांव के लिए और अपने परिवार के लिए खतरा बन रहा है, मुसीबत बढ़ा रहा है। तो पहली चुनौती तो ये है, ग्रामीण प्रदेश में पहली चुनौती तो ये है कि लोग अपनी जानकारियां नहीं दे रहे हैं, लोग अपनी जानकारियां साझा नहीं कर रहे हैं। और जो जिम्मेदार उस अधिकारी है या जो जिम्मेदार ग्राम प्रधान है, क्योंकि ग्राम सभा के लिए जिम्मेदार तो ग्राम प्रधान नियुक्त किए गए हैं, तो जब ग्राम प्रधान अपनी जानकारियों को साझा नहीं करेंगे तो जिला प्रशासन को तो पता नहीं चलने वाला, क्योंकि जिले के तो बहुत सारे कार्य हैं, बहुत भागों में बटा हुआ है चीजों को। तो ऐसे में क्या है, स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां इस समय ग्रामीण प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा है। दूसरी क्या है चुनौती है, यदि कोई व्यक्ति बाहर रहता था तो वो रोजगार करता रहा होगा, बेरोजगार तो किसी प्रदेश में रहेगा नहीं। यदि वह व्यक्ति रोजगार करता था जो वापस घर चला गया है, मतलब अब वह बेरोजगार हो गया है, पहले उसको रोजगार हासिल था, अब यदि वह रोजगार उसका छिन गया है एक प्रकार से, और आप जानते हैं कि अभी लगभग 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति शहर आने वाला नहीं है, जो वापस गांव चला गया है, मेरी समझ से 90% लोग ऐसे हैं कि अभी 6 महीने तक वापस आने वाले नहीं है। मतलब वो 6 महीने तक बेरोजगार या तो रहे हैं, या तो राज्य जो वहां का स्थानीय प्रशासन है उनके लिए रोजगार मुहैया कराए। तो ग्रामीण प्रदेश में सबसे पहले जो अप्रवासी जा रहे हैं, जो बाहर के लोग जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, उनसे स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां, दूसरी उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये समस्या ग्राम पंचायतों के समक्ष, ग्राम सभाओं के समक्ष उत्पन्न हो रही है। ठीक है, दूसरी समस्या है हमारी किसानों की। किसानों की क्या समस्या है, आप जानते हैं किसान जो है वो लगभग आप आंकड़ा ले लीजिए तो 60 से 70% किसान जो है कहीं ना कहीं से ऋण अवश्य लिए होते हैं, और ये इस उम्मीद में लिए होते हैं कि फसल बेहतर होगी तो अपना ऋण वो वापस कर देंगे, उसको फसल को बेचकर जो आमदनी होगी उससे वापस कर देंगे। तो ऐसे में यदि किसान कोई ऋण लिया है और अभी बहुत सारी राज्य सरकारों ने खरीद चालू नहीं की है, सरकारी जो खरीद होती है फसलों की उसको चालू नहीं की है, जब अनाजों की खरीद चालू नहीं हुई है और किसान ऋण लेके बैठा है, मान लीजिए कोई बैंक से लिया है, कोई साहूकार से लिया होगा, कोई अपने कृषि संयंत्र मान लीजिए ट्रैक्टर के लिए ऋण लिया है, ठीक है, तो इन सब के लिए यदि किसान ऋण लिया है और उसको उम्मीद थी कि फसल बेहतर होगी, फसल को बेचकर हम ऋण चुका देंगे, ऐसे समय में क्या हो रहा है, जब किसानों की खरीद नहीं हो रही फसलों की तो ऋण जाल में किसान फंसता चला जा रहा है। क्योंकि यदि बैंक से ऋण लिया है ब्याज पे ब्याज बढ़ता जा रहा है, साहूकार से ऋण लिया है दोगुना गज से बढ़ रहा है, तो ऐसे क्या हो रहा है, किसान ऋण जाल में बचता चला जा रहा है। और जब ऋण जाल में उलझता चला जाता है किसान, आप जानते हैं क्या घटनाएं होती हैं, किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिली थी। तो किसान मजबूर होता है अपने जीवन को समाप्त करने के लिए। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, वर्तमान समय में किसान ऋण जाल में फंसता चला जा रहा है और चला जाएगा यदि सरकारें अभी भी फसल खरीद को प्रारंभ नहीं करती। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यदि फसलों को मान लीजिए सरकारी खरीद नहीं हो रही है तो बिचौलिए टहलते रहते हैं। यदि बिचौलिए को किसान अपनी फसल बेच देता है, यदि बिचौलियों को बेच देता है तो कुछ मूल्य कम मिलेगा, मतलब आप कह सकते हैं कि 1/4 मूल्य कम मिलना है। ठीक है,
₹100 का, यदि सरकार ₹100 का खरीदता था तो जो बिचौलिया है वो 80 का ही खरीदेगा, क्योंकि भाई उसको भी मुनाफा चाहिए। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 20% का लगभग। तो यदि बिचौलियों को हम बेचते हैं तो निश्चित रूप से कम दाम मिलेगा, और यदि कम दाम मिलता है, किसान ऐसे ही ऋण जाल में फंसा है और बहुत सारी सोच होती है आगे हमें इतना सारी चीजों को करना है इस फसल के जो आमदनी होगी, तो ऐसे में कम दाम जब मिलता है तो उसका जो सोचा हुआ होता है, जो उसने पहले से प्लानिंग किया होता है, प्री प्लानिंग जो किया होता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तीसरी बात है स्टोरेज की समस्या। पहला बिचौलिया, दूसरा ऋण देख लिया, तीसरा स्टोरेज की समस्या है किसानों के लिए। किसानों का जो घर होता है 1 से 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे का होता है, ठीक है, परिवार बड़े होते हैं, तो ऐसे में स्टोरेज की समस्या उनके लिए होती है कि अनाजों को कहाँ रखें। यदि बिक नहीं रहा है, बिचौलियों को भी नहीं देना है, तो हम रखे कहाँ। यदि हम घर पे रखते हैं, मान लीजिए कोई बीमारी उसमें लग जाती है उस अनाज में, तो वो नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दूसरा, यदि हम खेतों में मान लीजिए कुछ दिन के लिए रखते हैं, तो मौसम के इस समय समझते हैं किस तरह से आपदाएं आ रही है मौसम की, तो यदि मौसम की बारिश की वजह से खेतों में खराब हो गया तो भी समस्या, घर में रखे कीट और कोई इसमें रोग लग गया, इससे खराब हो गया तो भी समस्या। तो एक समस्या यहाँ पे बढ़ रही है। दूसरी समस्या क्या है कि जब इस किसान को मंडी नहीं मिल रही है, मान लीजिए जो फल उगाने वाला किसान होगा, यदि उसको मंडी नहीं मिल रही है, परिवहन सुविधा नहीं मिल रही है, तो वहां भी उसके लिए समस्याएं हैं, वो अभी आगे हम देखते हैं। तो तीसरी समस्या क्या है ग्रामीण परिवेश में, वो है हमारी शिक्षा की। आप जानते होंगे शहरी लोग, जो शहरी स्कूल हैं, शहरी जो क्षेत्र हैं, उसमें क्या कर दिए, जो कॉलेज स्कूल हैं उन्होंने ऑनलाइन कार्य देना प्रारंभ कर दिया। सबके पास शहरों में एंड्रॉयड फोन है, नेट कनेक्टिविटी अच्छी है, सब अपना कार्य कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि भैया इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, 2G तो ढंग से चलता नहीं, तो 2G जब ढंग से नहीं चलता तो एंड्रॉयड फोन कहां से चलेगा ढंग से, और एंड्रॉयड फोन सबके पास है भी नहीं। यदि सबके पास नहीं है और नेट की सुविधा भी नहीं है तो समस्या है ही। मान लीजिए 20% लोगों के पास है, अब 20% में से ऐसे क्षेत्र से आते होंगे कि इनमें से भी 10% लोगों के पास नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका शैक्षणिक जो कार्यक्रम है, शैक्षणिक क्रियाकलाप है, बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, ठीक है, और बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इससे एक जो है अंतर स्पष्ट दिखाई देता है कि शहरों के लिए सरकारें इतना सोच रही हैं, शहरों के विद्यालय इतना कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो विद्यालय हैं उनके संसाधन सीमित हैं, न राज्य सरकार से उनको कोई सुविधा मिलती है, और एक तो फीस उनकी न्यूनतम होती है। जो सुविधा आप शहरों में 5,000 6,000 में उपलब्ध करते हैं, वही ग्रामीण परिवेश में आपको 500 से 1,000 रुपए में उसी क्वालिटी का लगभग शैक्षणिक संस्थान आपको मिल जाता है। तो ग्रामीण परिवेश के जो विद्यालय हैं उनके पास संसाधनों का अभाव है, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को डिजिटलाइज कर सके, इस प्लेटफॉर्म पर कर सके। यदि मान लीजिए किसी तरह से कॉलेज ने कर लिया तो बच्चों तक कैसे कनेक्ट करेंगे जब बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। अब जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ता होगा, प्राथमिक स्कूल जो होते हैं हमारे, यदि कोई बच्चा उसमें पढ़ता होगा, आप अंदाजा करिए मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो मजदूरों का, दैनिक मजदूर का बच्चा होगा, वो क्या एंड्रॉयड चलाएगा। उसको तो पहले अपनी रोजी रोटी अर्जित करनी है, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है, और वर्तमान समय में लॉकडाउन के लिए वो भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो अपना जीवन यापन कैसे करे। ऐसे में वो 300-400 रुपए का महीना नेट तो नहीं यूज कर सकता। तो ग्रामीण भारत में क्या देखा जा रहा है वर्तमान समय कि शहरी भारत और ग्रामीण भारत में एक भेदभाव स्पष्ट देखा जा रहा है शिक्षा के स्तर पर, कि जहां शहरी क्षेत्रों की जो बच्चे हैं, जो स्कूल है, उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है, जबकि जो ग्रामीण परिवेश के विद्यालय हैं उनकी शिक्षा निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है। उनके बच्चों का जो शैक्षणिक वर्ष था वो निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है। शहरों में तो एग्जाम भी करा लिए गए, परीक्षाएं भी करा ली गई, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अभी न परीक्षाएं हुई हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ राज्य सरकारों ने घोषणा कर दिया, भैया परीक्षा मत कराओ, हम ऐसे ही पास कर देंगे। अब ये मानक बनाए जा रहे हैं ग्रामीण परिवेश के। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अंतर किया जा रहा है। तो हमने बात कर लिया डिजिटलीकरण के बारे में कि यदि नेट है, भैया मोबाइल है तो नेट नहीं है, यदि मोबाइल नहीं है तो नेट की बात ही दूर, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या है, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण परिवेश को देखें तो एंड्रॉयड फोन सबके पास नहीं है। फिर इसके बाद आता है ग्राम स्तर पर। आप देखते हैं कि ग्राम स्तर पर रोजगार देने वाली इकाइयों की कमी है। वर्तमान समय में यदि कुछ इकाइयों को छूट भी दी गई है, मान लीजिए ग्रामीण परिवेश का कोई व्यक्ति है,
वो कुछ छूट दी हुई, जो सरकार ने छूट दिया है उन इकाइयों में काम करना चाहे तो आसपास उसके क्षेत्र के इकाइयां है नहीं, उसको दूर जाना पड़ेगा, 20-30-40 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, तब वो जाके जॉब कर पाएगा। ऐसे में परिवहन, आप जानते हैं कि ग्रामीण भारत की पुलिस किस प्रकार से सशक्त नहीं कह सकते, किस प्रकार से कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में गलत तरीके से पेश कर रही है। ग्रामीण अभी प्रत्येक दिन आप देखते होंगे 1 से 2 केस इस तरह के मिलते होंगे कि बेवजह बच्चे पीटे जा रहे हैं, बेवजह लोग पीटे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो एक भ्रांतियां फैल गई हैं कि घर से निकलेंगे तो पिटाई हो जाएगी, कारण बस निकलेंगे तो भी हो जाएगी, तो इस वजह से कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको 30 से 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। तो क्या है, ग्राम स्तर पर रोजगार देने वाली इकाइयों की कमी है। मनरेगा में यदि मान लीजिए कार्य सरकार ने प्रारंभ किया है, मनरेगा में कार्य प्रारंभ हुआ है कुछ, लेकिन यहाँ भी लोग जाने से डर रहे हैं। क्यों? कोरोना ने इतना डर फैला दिया है कि लोग यहाँ भी जाने से डर रहे हैं। और मनरेगा जो है ये पर्याप्त नहीं है कि जो वापस शहरों से लोग पलायन किए हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध कराए और ग्रामीण स्तर पे जो कार्य करना चाहते हैं उनको भी कराए। तो ये मनरेगा के जो कार्यक्रम है ये पर्याप्त नहीं है। और शिक्षा के बाद यदि मेरी नजर में किसान और शिक्षा के बाद सबसे गंभीर समस्या कोई है तो ये बैंकिंग, फाइनेंस की है, वित्त की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि बैंक है, कहीं तो बैंक ही नहीं है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे, यदि मान लीजिए कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बैंक मिल गया तो ना तो बैंक में कैश मिलेगा, और यदि एटीएम आपको दिख गया तो एटीएम में भी कैश नहीं मिलेगा। मतलब ग्रामीण भारत में आप कैश के लिए भी जूझते हैं, कैश के लिए भी आपको सैकड़ों नहीं कह सकते, 10 से 20 किलोमीटर की यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में करनी पड़ती है यदि आपको आपात में पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो बैंक, एटीएम मतलब फाइनेंस की भी समस्या बहुत ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब यदि समाधान की बात करें, समाधान इनका क्या होना चाहिए, तो आप जानते हैं फसल खरीद सरकार कराती है। ठीक है, यदि किसान से सरकार फसल को खरीद ले उसके खेतों में ही, उसके घर पर ही, तो क्या होगा, फल उत्पादक जो किसान है, सब्जी उत्पादक या अनाज, यदि इसके फसल को, अनाज को, फल को राज्य सरकारें, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन उनके घर से, उनके खेत से, उनके मतलब कृषि स्थल से खरीद कर ले, तो इससे क्या फायदा होने वाला है, यही होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पहली बात तो किसान जो है ये भीड़ में नहीं जाएगा, और भीड़ में नहीं जाएगा तो कोविड-19 से सेफ रहेगा। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। दूसरा क्या है कि घर से खरीद पर इसको उचित दाम मिल जाएगा। घर से जब राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन खरीद करेगा तो उचित दाम मिल जाएगा। इसको परिवहन नहीं करना पड़ेगा, मतलब परिवहन लागत में भी कुछ बचत होगी, वो उसका मुनाफा एक प्रकार से कह लीजिए। तो यदि सरकार घर से किसानों की खरीद कराए, किसानों के खेतों से खरीद करे, तो किसान कोविड-19 से सुरक्षित है, उसकी एक निश्चित आय बन जाएगी, उसमें बिचौलिए का कोई जो है लेना देना नहीं होगा। ठीक है, कोई कटौती नहीं होगी। तो इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, कि किसानों के फसल को, अनाजों को और सब्जियों को उनके खेत से ही, उनके घर से ही खरीद की जानी चाहिए। ग्राम स्तर पर कर ले सरकार, यदि खेतों से नहीं कर पा रही है तो ग्राम सभा स्तर पर खरीद कर सकती है। ग्राम सभा स्तर पर स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दे कि ग्राम सभा स्तर पर फसलों की, अनाजों की खरीद की जाए, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है कि जो प्रवासी मजदूर हमारे गए हैं, जो इमिग्रेंट्स गए हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए कि राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए कि किसानों को इस तरह से आर्थिक सहायता दे जिससे किसान स्थानीय स्तर पर प्रक्रमण इकाइयों, प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कर सकें। प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना ग्राम स्तर पर हो सकता है, और ग्राम स्तर पर यदि प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हो गई तो निश्चित रूप से जो गांव के लोग हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही, जो करना चाहते हैं, प्लस अप्रवासी मजदूर भी वहां पे कार्य कर सकते हैं। इतनी संख्या में वो इकाइयां हो सकती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कुछ शर्तों के साथ स्कूलों को खोलना चाहिए ग्रामीण स्तर पर, कुछ शर्तों के साथ। कुछ शर्त आप दे दीजिए कि मान लीजिए सोमवार को किसी स्कूल में मान लीजिए 100 बच्चे बैठने की व्यवस्था थी, पहले थी 100 बच्चे, अब यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठाते हैं तो मान लीजिए 25 बच्चे बैठ पाते हैं पूरे विद्यालय में। अब 25 बच्चे बैठ पाते हैं, मान लीजिए पहले 4 क्लास के 100 बच्चे पढ़ते थे, मान लीजिए कक्षा 1, 2, 3, 4 के 100 बच्चे पढ़ते थे। अब क्या करना है, 25 ही आपके पास क्षमता है तो आप किसी 1 से 2 क्लास के बच्चों को एक दिन बुलाइए, मतलब डेट निश्चित कर लीजिए कि सोमवार को इस क्लास से इस क्लास तक की क्लासेस चलेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर चलाया जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सकता है और इसको करना चाहिए, क्योंकि
ग्रामीण भारत में शिक्षा का स्तर ऐसे ही निम्न है और यदि इस समय लगातार ये खिंचता रहा लॉकडाउन तो निश्चित रूप से समस्या आने वाली है ग्रामीण भारत के जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे भाई बहन हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या करना चाहिए सरकार को? जागरूकता कार्यक्रम, ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का प्रसार करना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम का प्रसार करने से क्या फायदा होगा कि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, देखा जा रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं कि जहां पे जन जागरूकता की कमी है वहीं पे कोविड-19 के मामले मिल रहे हैं और जहां पे लोग जागरूक हैं वहां पे कोविड-19 के मामले कम होते जा रहे हैं। उदाहरण के रूप में केरल को देख लीजिए, केरल की साक्षरता दर किस हिसाब से है? वर्तमान में केरल में एक प्रकार से देखा जाए जिस गति से पहले केरल बढ़ रहा था कोविड-19 संक्रमण के मामले में, वर्तमान समय में समझ लीजिए विराम लगा है। तो देखा जा सकता है जहां पे साक्षरता का स्तर, जागरूकता का स्तर ज्यादा है वहां पे मामलों में कमी आ रही है। दूसरी बात, बैंकिंग और जो एटीएम सेवाएं हैं, राज्य सरकारों को इसको तुरंत ध्यान में लाना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर यदि बैंकिंग सेवा है, एटीएम सेवा है तो भाई कैश क्यों नहीं है? जो संबंधित एजेंसियां हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर भी आपको कैश की उपलब्धता एटीएम और बैंकों में निरंतर लगातार होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने चुनौतियों और समाधान के बारे में लिख लिया। अब हमें लिखना है क्या? निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमें किन चीजों को लिखना है इसके बारे में देख लेते हैं। आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं, हालांकि ग्रामीण स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के कार्यक्रमों को कुछ क्षेत्र विशेष में चलाया जा रहा है, जिनमें इरिगेशन वाटर प्रोजेक्ट हो गया और हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट और वाटर कंजर्वेशन, इन दो क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यक्रमों को वर्तमान समय में चलाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान ग्रामीण परिवेश की स्थिति को देखते हुए ये अपर्याप्त है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, वित्त और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए त्वरित कार्यक्रमों को घोषित करने की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा है। तो इस प्रकार से आप एक बृहद रूप में एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए आप लिख सकते हैं। निश्चित रूप से अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। यदि कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।